हम्म। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग बात करेंगे एटम एंड एटॉमिक मास के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। मैंने बहुत सारी ट्रिक्स और बहुत सारे लॉजिक उसमें दिए थे, तो आप लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा हमारे लास्ट वीडियो में। दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पार्ट 3। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे एटम एंड एटॉमिक मास से। तो हम ये चीज तो जानते हैं कि एटम क्या होता है। एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो होता है एक्चुअली एटम। तो बात ये करेंगे कि एटम तो ठीक है, चलो एटम के बारे में हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन अब इसका मास कैसे मेजर कर सकते हैं? तो उस टाइम पे साइंटिस्ट को इस चीज की बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि एटम का मास कैसे मेजर करें, यानी कि एटॉमिक मास कैसे पता करें। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो जब एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो उस एटम के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं, मतलब कि उसका मास कैसे मेजर कर सकते हैं? तो उस टाइम पे कोई इतनी टेक्नोलॉजी तो विकसित हुई नहीं थी, कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था। और आजकल तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गया है, तो वहां से हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए, बट उस टाइम पर मास को मेजर करने के लिए कोई भी टेक्निक नहीं थी। तो हाँ, साइंटिस्ट लोग क्या करते थे कि किसी एक एटम को मेजर करने के लिए किसी दूसरे एटम के रिलेटिव में उसका मास मेजर करते थे, यानी कि रिलेटिवली हम लोग क्या करते थे, उस टाइम पे मास को मेजर किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका मास कितना है, तो आप कहेंगे 50 केजी या 60 केजी। ये आपको पता कैसे चला कि आपका मास 50 केजी या 60 केजी है? आपने अपने उसके मास को मेजर किया, बट क्या ये एक्चुअल मास है? जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट लिया है, उस इंस्ट्रूमेंट में क्या वो एक्चुअल रीडिंग देगा? यानी कि ये समझ लीजिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में अभी तक कोई भी चीज एक्चुअल तो नहीं पाई जाती है। जैसे कि अगर हम मार्केट जाते हैं, तो मार्केट में मान लो मैंने 1 केजी एप्पल खरीदे, तो हम जो मार्केट में जो एप्पल बेचता है, जो दुकानदार होता है, उससे हम 1 केजी एप्पल लेते हैं, तो वो क्या हमको एक्चुअल में 1 केजी एप्पल देता है? वो कैसे मेजर करता है? अगर हम बात करें उसकी, तो सीधी सी बात है कि वो मेजर कैसे करेगा? वो मेजर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कि वो जो बाट रखते हैं 1 केजी के, तो ये भी तो हो सकता है कि वो बाट उतने ना हो, 1 केजी के ना हो या हल्के हो। हम लोग बस ये रिलायबिलिटी में रखते हैं कि नहीं, ये 1 केजी का बाट है तो हमको 1 केजी एप्पल मिल चुके हैं। तो ये क्या है? ये जो हमने 1 केजी एप्पल लिए हैं, ये रिलेटिव मास है। ये बाट के हिसाब से ही हमको रिलेटिव मास दिया था। ये 1 केजी वगैरह, ये बाट का ट्रेंड कैसे आया? एक्चुअली लंदन में एक लैब में प्लेटिनम और इरिडियम के छोटे छोटे से बांट रखे गए थे, और उनको मान लिया गया था कि इन बांट को 1 केजी है। ठीक, तो उसके बाद ये बांट का जो डिवाइडेशन है ट्रेंड में आया। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, आयरन के 1 केजी के कई सारे बांट बना डाले और उसको क्या किया, डिवाइड कर दिया, मतलब पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे वर्ल्ड में। तो तब से ये बांट का ट्रेंड चलने लग गया। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी आप मेजर कर रहे हो वो एक्यूरेट है या नहीं, इसके बारे में हम 100% श्योर नहीं होते हैं। ये चीज क्लियर हुई? तो वही चीज हम यहां पर भी बात करेंगे कि एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए भी हमें यहां पर कोई एक रिलेटिव मास लेना पड़ता था। सबसे पहले एक रिलेटिव एटम लिया गया था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में बताया गया कि हाइड्रोजन को बेस मानकर या रेफरेंस मानकर हम बाकी एटम को मेजर कर सकते हैं। यानी कि एक तरफ हम हाइड्रोजन को रखेंगे और दूसरी तरफ बाकी एटम रखेंगे, और देखेंगे कि हाइड्रोजन के कितने एटम से बाकी एटम बैलेंस होते हैं। तो हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया गया। उसके बाद हाइड्रोजन को रेफरेंस से हटा दिया गया और बाद में कार्बन को एज ए रेफरेंस लिया गया। क्यों कार्बन को रेफरेंस लिया गया, ये रीजन यहां पर कैसे हम पता कर सकते हैं कि एटम और एटॉमिक मास में कार्बन को रेफरेंस क्यों लिया गया? तो इसके बारे में कैसे हम जान सकते हैं कि देखिए, सीधी सी बात है, अगर हम किसी चीज के सापेक्ष में रिलेटिव अगर कोई चीज मेजर करते हैं, तो उसके लिए उस चीज के में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पूरी क्लास में हम किसी एक बच्चे को मॉनिटर बनाएं, तो हम ये देखेंगे कि उस बच्चे में कुछ स्पेशलिटी है कि नहीं है, और उसके सापेक्ष हम बाकी बच्चों को डिवाइड कर सकते हैं कि ये कम ब्रिलियंट है कि ज्यादा ब्रिलियंट है। यानी कि एक बच्चे को हमने क्या किया, मॉनिटर चुन लिया। तो सिलेक्शन ऑफ मॉनिटर के टाइम पे क्या होगा, हमें ये कुछ चीजों का ये ध्यान रखना होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि मॉनिटर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो क्लास में रेगुलर आना चाहिए।
तो वही अगर हम एटम की बात करें तो एटम में क्या होना चाहिए कि एटम में वो जो एटम होगा वो मोस्ट अबंडेंस होना चाहिए। जैसे वहां पर मॉनिटर मोस्ट अटेंडेंस वाला होना चाहिए, यहां पर एटम मोस्ट अबंडेंस वाला होना चाहिए। तो ये पहली एटम की प्रॉपर्टी आ गई कि सबसे ज्यादा पाया तो जाए, पता चला कि महीने में एक बार आया, ऐसा मॉनिटर किस बात काम का। तो वही मोस्ट अबंडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही एटम भी मोस्ट अबंडेंस होना चाहिए। और दूसरा क्या है, अगर बात करें कि एटम के बारे में, उसी मॉनिटर के बारे में बात करें कि मॉनिटर की एक प्रॉपर्टी होगी कि उसकी अटेंडेंस काफी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, वो पता चला कि इतना सुस्त है कि उसे कोई काम दे रहे हैं टीचर और वो काम ही नहीं कर पा रहा है, मतलब उसकी एक्टिविटी भी तो थोड़ी होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा, इट मींस यानी कि क्या कह सकते हैं कि एटम शुड नॉट बी लेस रिएक्टिव। रिएक्टिव बहुत ही कम नहीं होना चाहिए, थोड़ी रिएक्टिविटी तो दिखाए, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो सकी। अब ये भी हो सकता है कि पता चला मैंने एक ऐसे लड़के को मॉनिटर चुन लिया जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, पता चला बहुत शरारत करता है, पूरी क्लास में इधर उधर नाचता रहता है, तो ऐसे बच्चे को भी मॉनिटर नहीं बना सकते। यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी ये हो सकती है एटम के बारे में अगर हम बात करें, मॉनिटर हमारा यहां पे क्या है एटम, कि एटम जो है वो शुड नॉट बी मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, पता चला बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, काम खेल खराब कर दे, ठीक। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी। अब देखिए एक ऐसा भी हो सकता है, हम मॉनिटर कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, पता चला मैंने एक ऐसे बंदे को मॉनिटर बनाया जिसके कई सारे भाई बहन उसी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या मॉनिटरशिप अच्छी कर पाएगा, मतलब उसका भाई या उसकी बहन कोई मतलब गलती कर रही है तो वो तो अपने भाई का सपोर्ट करेगा या चुप रहेगा, यानी कि वहां पर भी वो फेयर नहीं है। तो यानी कि अब यहां भाई बहन की बात कर रहे तो एटम के भाई बहन कौन होंगे, आइसोटोप्स। यानी कि एटम ऐसा भी होना चाहिए जो लेस आइसोटोप रखता हो, यानी कि एटम शुड हैव लेस आइसोटोप, ठीक। तो हमारी क्लास का मॉनिटर हमने चुन लिया है, मॉनिटर कहें या कैप्टन कहें। तो ऐसा कौन सा हमारी क्लास क्या, केमिस्ट्री क्लास, केमिस्ट्री एलिमेंट की क्लास, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट केमिस्ट्री के एलिमेंट में होगा जो ये सारी डिमांड पूरी करता हो। तो अगर हम देखें तो C4 कैप्टन और C4 कार्बन, तो इसीलिए हम यूज करते हैं कार्बन को एज ए रेफरेंस। कार्बन में ये सारी प्रॉपर्टी है, कार्बन मोस्ट अबंडेंस भी होता है, लेस रिएक्टिव होता है, मतलब लेस रिएक्टिव नहीं होता है, नॉर्मल रिएक्टिविटी होती है, और ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होता है। आइसोटोप्स भी इसके बाकी एलिमेंट की तुलना में कम ही होते हैं, तो इसलिए कार्बन को चुना गया। कई क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि कार्बन को एज ए रेफरेंस क्यों यूज किया गया, तो उसके ये 4 पॉइंट हैं कि वाई कार्बन इज यूज्ड एज ए रेफरेंस एटम टू मेजर एटॉमिक मास। नोट कर लीजिए ये चारों पॉइंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे हम इस कार्बन से बाकी सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास पता कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, किसी चीज को मेजर करने के लिए एक यूनिट की जरूरत पड़ती है, तो एटम के मास को मेजर करने के लिए भी एक यूनिट की जरूरत पड़ी साइंटिस्ट लोगों को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखा कि मास ऑफ एनी एटम इज मेजर्ड इन AMU। AMU क्या होता है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट, ये पुराना ट्रेंड था कि किसी एटम के मास को मेजर करने के लिए MU लेते थे, आजकल हम U एज ए U रिप्रेजेंट करते हैं किसी एटम के मास को, और यहां पर U जो होता है दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। तो ये आजकल अब U का यूज करने लग गए हैं, बट अभी हम लोग यहां पर AMU पे फोकस करेंगे। किसी मास के एटम को किसी एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए MU का यूज करते हैं। अच्छा, अब यहां पर ये चीज देखते हैं कि जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो हम कहते हैं कि 1000 ग्राम होते हैं। तो हम ये कहें कि 1 MU में कितने ग्राम होते हैं, तो ये कैसे पता करेगा, तो ये हमें पता करना पड़ेगा, ठीक। तो हमने कहा कि मास ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू 1 AMU। तो अगर हम कहें कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम, तो क्या होगा बताओ। मास ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू AMU, तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम क्या होगा बताइए। मास ऑफ कार्बन 12 एटम,
कार्बन 12 मतलब आइसोटोप ऑफ कार्बन जिसका एटॉमिक मास कितना है 12। तो मास ऑफ कार्बन 12 क्या हो जाएगा 12 AMU। ये हो जाएगा, देखिए मास ऑफ कार्बन 12 एटम क्या हो जाएगा 12 AMU। अब यहां से देखिए 12, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना 12 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12। तो एक AMU यहां से क्या आ जाएगा, देखिए 12 AMU इज इक्वल टू दिस, तो 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 12। ये आपका पहला फार्मूला आ जाता है एटॉमिक मास यूनिट का कि मास ऑफ कार्बन 12 अपॉन 12, ये क्या आ गया 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब अगर कार्बन 12 का मास हमको पता चल जाए तो हम ये पता कर सकते हैं कि एक MU में ग्राम कितने होते हैं। तो ये हम कैसे पता करेंगे कार्बन 12 का मास कितना होता है। तो देखिए चूंकि हम जानते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, अलग से करता हूं। देखिए हम लोगों ने यहां पर अभी फार्मूला बनाया 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 12, ये फार्मूला बनाया। हम जानते हैं कि एक एटॉमिक मास जो होता है कार्बन का, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12 ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल कार्बन में 12 ग्राम कार्बन होते हैं। अगर हम कार्बन के एक मोल की बात करें 12 ग्राम पर मोल कह सकते हैं। यहां से कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल कार्बन हैज मास कितना 12 ग्राम। जब 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम मास है तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं बताओ, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 कार्बन इज इक्वल टू क्या होगा 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 ग्राम, यानी कि इतने कार्बन में इतना होगा। होगा कि नहीं होगा, कहिए। एक मोल कार्बन में 12 ग्राम, तो इतने में मतलब एक मोल इक्वल टू ये लिख सकते हैं। तो यहां पर अभी ये कह सकते हैं कि ये इतने में भी यही 12 ग्राम होगा। तो अब यहां पर हम ये कह सकते हैं ये कितने, ये एटम है। तो अगर मैं एक एटम की बात करूं, एक एटम कार्बन की, तो क्या होगा, तब यहां से आ जाएगा 12 बाई 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 ग्राम। ये एक एटम कार्बन का मास आ गया। यही मास हम वहां पर रख सकते हैं, बताओ रख सकते कि नहीं रख सकते। तो देखिए ये मास अगर हम वहां पर रखेंगे, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12 अपॉन, इसको हम Na लिख सकते हैं ना, एवोगैड्रो नंबर ग्राम। तो यहां से देखिए MU की वैल्यू क्या आ गई, MU यहां से आ जाएगा 12 अपॉन Na इंटू 12, और ये किसमें ग्राम में। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 1 अपॉन Na ग्राम। और Na की वैल्यू अगर रखेंगे तो 1.6.022 इंटू 23 ग्राम ये है कि, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1.24 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम ये आती है क्या, एक MU की ग्राम में वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू आती है। इसको सॉल्व करिए, करेक्ट करेंगे, यहां पर 1.66 इंटू 10 टू पावर 24 ग्राम होगा। ठीक है, तो ये एक MU का मास आता है ग्राम में। क्लियर। तो देखिए यहां पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम को MU में मेजर करने के लिए क्या वैल्यू आएगी, 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम पर AMU। किसी एटम के एटॉमिक मास को मेजर करना मतलब क्या, इसको हम ये लिख सकते हैं ना 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम पर AMU। ठीक, AMU क्या है, एटॉमिक मास को मेजर करने की एक यूनिट है। तो यहां से अगर हम एटॉमिक मास का फार्मूला निकालें, इतना पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद हम देखेंगे एटॉमिक मास का फार्मूला क्या आ सकता है। नोट करिए इतना।
देखिए, अगर हम एएमयू की बात करें कि कोई भी एलिमेंट का मास एएमयू में निकालें, यानी कि एटॉमिक मास अगर निकालें एएमयू में, तो क्या आएगा? तो यहां से एक फार्मूला बन सकता है क्या, कि मास ऑफ एन एटम अपॉन, और वो भी इन ग्राम, मास ऑफ एन एटम इन ग्राम अपॉन ये 1.66। रेफरेंस क्या है? रेफरेंस यही है 10⁻⁻24 ग्राम पर एएमयू। तो ये आपका एएमयू में मास का फार्मूला आ गया। किसी भी एटम का मास, अगर एटॉमिक मास आपको निकालना है तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें, वी हैव टू फाइंड आउट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ये हमें पता करना है। देखो कैसे पता करेंगे, एएमयू में एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एएमयू में पता करना है। तो देखिए फार्मूला लगाएंगे, एएमयू इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम। हाइड्रोजन का मास कैलकुलेशन करके निकाला गया, कितना आया था? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये आया था। और हमारा ये क्या मास है रेफरेंस का? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर एएमयू। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.0032 और एएमयू। और यही हम लोग हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, 1 पॉइंट कुछ कुछ। तो यही जो है, यही हमारा मास रिप्रेजेंटेशन का एक ट्रेंड है। यानी कि हम किसी भी एटॉमिक मास को एलिमेंट के किस में लिखते हैं? एएमयू में, या एएमयू, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1.0032 यू। यू क्या है यहाँ पर? यूनिफाइड मास। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला बन सकता है कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालना है। तो ये एएमयू के कुछ आपके फार्मूले हैं। एएमयू क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। नोट कर लीजिए इतना। इसी तरह से अगर हम बात करें एटॉमिक मास के बाद मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास का भी फार्मूला यही बनेगा। यहां पर लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास, यहां पर क्या आ जाएगा? मास ऑफ एन मॉलिक्यूल, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल अपॉन दिस। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। जिस तरह से हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में इसके अलावा भी एक फार्मूला दिया जाता है, जो क्या होता है, जैसे कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालते हैं तो उसमें मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, ये फार्मूला बनाते हैं। यानी कि एटॉमिक मास का ये फार्मूला होता है। एटॉमिक मास अगर किसी एलिमेंट का निकालना है तो लिखते हैं मास ऑफ दैट एटम, mass of an atom upon 1/12 mass of कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 के मास का 1/12वां और मास ऑफ एन एटम। तो ये एक एटॉमिक मास का फार्मूला बनता है। ठीक है, अगर हम यहीं पर मॉलिक्यूलर मास के फार्मूले को रिप्रेजेंट करें तो मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होगा यहां पर मास ऑफ a molecule upon 1/12 into mass of कार्बन 12 एटम। सेम फार्मूला होगा, बस एटम की जगह क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर मास का